सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गैंगस्टर का विकास क्यों। दरअसल इस समय देश में दो ही चीजों को लेकर लोगों में उत्सुकता है, तलाश है। एक तलाश है कि शिवराज सिंह चौहान का 3 महीने बाद बना हुआ मंत्रिमंडल, उसमें मंत्रियों को विभाग कब और क्या मिलेंगे, और दूसरी दिलचस्पी ये जानने में है कि जो विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। दरअसल अपराध, पुलिस और सियासत के गठजोड़ के किस्से बहुत पुराने हैं, लेकिन हालिया में यह सवाल उठ रहा है कि यूपी के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की दिल दहलाने वाली करतूत पर 8 पुलिस अफसर कर्मियों की जघन्य हत्या कर फरार होने वाले अपराधी विकास दुबे ने समूची कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया है। लेकिन सवाल महज यूपी पर ही खत्म नहीं होता। अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति के अपराधीकरण पर उठते सवाल देश के हर राज्य और हर शहर कस्बों पर मिल जाएंगे। सवाल यह भी है कि विकास को गैंगस्टर बनने का मौका देने वालों का हिसाब कौन लेगा। सवाल यह भी है कि साल 2011 में यूपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या करने के बाद भी विकास रिहा कैसे हो गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि थाने में हत्या करने के बाद भी पुलिस को कोई गवाह नहीं मिला, यहां तक कि पुलिसकर्मी भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं। और सवाल यह भी है कि अपराध करने वाले विकास का मकान अवैधानिक था, तो फिर इसे बनाने ही क्यों दिया गया, और जिन्होंने इसे बनने दिया क्या उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई हुई। गैरकानूनी तौर पर बन रहे साम्राज्य पर यदि बुलडोजर पहले चलता तो क्या विकास इतना बड़ा गैंगस्टर बन पाता। अपराधी हो या माफिया, इन्हें मिल रहा सियासी संरक्षण क्या इनके बेखौफ होने की प्रमुख वजह नहीं है। और यदि समाज के अंदर ही इन असामाजिक तत्वों को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो फिर कानपुर जैसे कांड होने पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसका सिलसिला हम शुरू करें उस खास पैनल से आपको रूबरू कराएं जो इसमें हिस्सेदारी करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो प्रख्यात लेखिका इलाचंद्र जोशी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि समाज में प्रतिदिन जो अपराधों और दुष्कर्मों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसका प्रधान कारण आज के युग की यही सहानुभूति रहित, संवेदना शून्य प्रवृत्तियां, विषम सामाजिक परिस्थितियां और सामूहिक भ्रष्टाचार ही है। अगर हम शांत मन से इस कथन पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि सत्य यही है, और इसके लिए हमें आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनमें से हर एक को ही इसके लिए जिम्मेदार भी नजर आएगा। और इसी के साथ हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विकास दुबे के प्रकरण के मायने क्या है। क्या महज एक व्यक्ति का रातों रात इतना दुस्साहस हो गया कि उसने इस कांड को अंजाम दे दिया, या क्या विकास दुबे ही एकमात्र हमारे समाज के बीच में ऐसा खलनायक है जिसने ऐसे कार्य को अंजाम दिया। आसपास में जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर भी क्या हम इतने संवेदनशील हैं। जानने में दिलचस्पी हमारी यह भी है कि पुलिसकर्मियों की हत्या हुई तो उसके संदर्भ में रातों रात तुरंत पुलिस मुस्तैद भी हो गई। 24 घंटे के अंदर उसका घर भी ढहा दिया गया, गाड़ियों को रौंद दिया गया। लेकिन जब आम आदमी की हत्या इसी प्रकार से चौराहे पर हो जाती है तो अभी क्या पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया यही रहती है। जानने में दिलचस्पी यह भी है कि प्रतिशोध की इस प्रवृत्ति को जो खाकी वर्दीधारियों द्वारा की गई कितना जायज ठहराएं और कितना नाजायज, समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान इसमें हमारे साथ हिस्सेदारी के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जस्टिस एसआर सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रख्यात न्यायाधीश रहे। आपका स्वागत है सिंह साहब। मशहूर कानूनविद कनक तिवारी जी, जिनकी कलम का भी लोग लोहा मानते हैं कानूनी विद्वता के अलावा, वो भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ेंगे सूर्य प्रकाश शुक्ल जी, रिटायर्ड डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। साथ ही हमारे साथ पप्पू यादव जी भी होंगे, जो स्वयं एक कद्दावर सांसद के तौर पर बिहार में पहचाने जाते हैं, बाहुबली नेता के तौर पर भी लोग उन्हें जानते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे इस प्रकरण के आयामों को, और साथ साथ निष्पक्ष प्रतिक्रिया देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ के उपाध्याय जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कनक तिवारी जी से करते हैं और कनक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कनक जी, इसे आप बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, महज कानूनविद नहीं, किस नजरिए से देखते हैं। पहला कि विकास दुबे जैसे लोग पैदा क्यों होते हैं, और दूसरा जानना इसमें है कि प्रतिक्रिया में जो कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया या किया जा रहा है उससे आप कितने सहमत और कितने असहमत होते हैं। हिमांशु जी, अपनी बात शुरू करने के पहले जी 2-3 प्रतिरक्षाएं अपने लिए करनी होंगी। जी पहली बात तो ये आपको सूचित करूं जी कि ये राष्ट्रपति का शहर है जी। हमारे भारत के मौजूदा राष्ट्रपति कानपुर के हैं जी।
दूसरी बात आप याद रखें, विनोबा भावे ने कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में जी कि इसका नाम उत्तर प्रदेश है, लेकिन दरअसल ये प्रश्न प्रदेश है। जी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है जी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, इसलिए जवाबदेही के लिए किसी मंत्री की गर्दन को फांसा नहीं जा सकता। जी चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सगर्व ये घोषणा की थी जी कि मैं अपने प्रदेश में से गुंडागर्दी मिटा दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को ठोकेंगे, ये उनका उच्चारित वाक्य था। जी और इसके साथ साथ ये वो प्रदेश है, थोड़ा 2-3 साल पीछे चले, जी जहां वैलेंटाइन डे पर नौजवान बच्चों को मिलने से भी पुलिस रोक लेती थी, इतनी कड़ाई का प्रदेश बनाया गया शुरू में। जी आखिरी बात आपसे कहूंगा, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मैंने उनको बहुत सुना पढ़ा है जी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ह्यूमन इंडेक्स के मामले में जी सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना, मानव अधिकार का वायलेशन करने में टॉप पर है करीब करीब। जी संशोधन वो चाहे तो कर सकते। जी सवाल ये आता है कि हमारे भारत में नेताओं का, माफिया का, गुंडों का गठजोड़ तो अब एक नासूर की तरह बह रहा है। जी अब इसको सुनने या देखने की बात नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। जी इस देश में लगभग आधे जी सांख्यिकी के हिसाब से जी विधायक और सांसद या तो ज्यादा दोषी हैं, या उन पर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, या वो सजा याफ्ता रहे हैं, या वो जमानत पर हैं। तो ऐसी बुरी सामाजिक हालत में नेता अपराधी गठजोड़ का अब अमलगम बन गया है, वो मिक्सचर भी नहीं रहा, कॉम्बिनेशन भी नहीं रहा। नेता कौन है, अपराधी कौन है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी तो एक बहुत ही बुरी हालत है। इसमें जो शरीफ आदमी है उसकी इज्जत किसी तरह बच जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, या वो कायर की तरह घर में दुबका रहे, तो ऐसे लोकतंत्र में हम पहुंचे। जहां तक ढहाने की बात है, जी वो मकान ढहाने की पुलिस की या सरकार की वैधानिक पात्रता बिल्कुल नहीं है। बाकी मित्र भी जो पैनल में साथ आपने रखे हैं, सब समझदार लोग हैं, जी। तो इसकी तारीफ करेंगे। जी इसके लिए एक प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित है। जी या अगर वो अवैध मकान था तो और दूसरे जो अधिनियम है, राज्य स्तरीय अधिनियम है, उनमें प्रावधान है। आप किसी भी अपराधी की भी अचल संपत्ति को इस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये पूरी तौर पर अवैध है। जी लेकिन यहाँ आपने मुझे मना कर दिया, कह दिया शुरू में कि आप सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बोले, कानूनविद की हैसियत से नहीं बोले। तो जी। 50 साल से जिस चीज की लगभग मैं रोटी खा रहा हूँ, जी अब उसका भी नमक अदा नहीं करूं तो मैं बोलूं क्या आपसे। जी मुझे एक बात का और शक है, जी जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस बात को शायद हो सकता है समझे अपनी तरह। जी उस किले नुमा मकान को मैंने देखा है, जी टेलीविजन पर देखा है, अन्यथा देखा है। उस किले नुमा मकान में, बहुत सुरक्षित मकान में जी आसानी से कोई जा नहीं सकता था। जी बहुत बड़ा मकान है। जी ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों ने उस मकान को ताबड़तोड़ गिराने में प्रतिहिंसा की वजह से, गुस्से की वजह से, अथवा कोई शातिर दिमाग लेके सोच समझ के किया हो, उनके कोई उसमें एविडेंस न रहे हो। जी बहुतों के दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ और बातें हो सकती हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो संभावित किसी भी तरह का साक्ष्य नष्ट हो जाए, जी इसके लिए भी उसको गिराया जा सकता है। ये भारत में अपने तरह का पहला उदाहरण है। जी 8 पुलिस अधिकारियों को अपने घर में इस तरह मारा गया, लगभग 8 लोगों को बेहोश कर दिया गया, परेशान किया गया, उनको बहुत चोट पहुंची है, सांघातिक, वो मौत की कगार पर, जीवन की कगार पर झूल रहे हैं। जी। ये पहले हुआ है। जी ये एनकाउंटर नहीं है, जी ये एम्बुश है। जी घात लगाकर लोगों को मारने की पूरी योजना थी। मुझे समझ नहीं आता, जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस में तो बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी पैनल में भी हैं आज। जी। आपने सही व्यक्ति का चयन किया है, और भी वहां सही व्यक्ति हैं। जी वो इस तरह से 32 लोगों को लेकर 100-125 लोगों के बीच में घुस कैसे गए, बिना पर्याप्त तैयारी के, आधी रात के बाद। जी तो इसमें कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की जो है वो थोड़ी सी जवाबदेही मुझे कम नजर आती है। जी कई सारी बातें कनक तिवारी जी ने कही है। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश शुक्ल जी हैं, उनसे पूछने के लिए मेरे पास 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो शुक्ला साहब आपसे जानने का यह है कि इस विकास दुबे के संदर्भ में बात बार ये बात आ रही है कि एक हत्याकांड को थाने के अंदर ही इस शख्स के द्वारा अंजाम दिया गया और ये व्यक्ति उससे भी बच निकला। कैसे? क्या आप मानते हैं कि अपराधियों के संदर्भ में पुलिस स्वयं ही कांपती रहती है इस देश के संदर्भ में, जिसका नतीजा यह है? लेकिन उस कांपती पुलिस को आज इतना क्रोध क्यों आ गया
कि उसने पूरा का पूरा मकान ढहाने के संदर्भ में 24 घंटे का भी समय नहीं लिया। ये बड़ा विरोधाभास है जिसे हम आपसे समझना चाहते हैं और इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में आपके नजरिए को जानना चाहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है शुक्ला साहब। हाँ हाँ भाई साहब, देखिए, सजा के तीन प्रमुख अंग होते हैं। पुलिस जो गिरफ्तार करती है, जांच करती है, अदालत जो उसको सजा देती है, सरकारी वकील होते हैं प्रोसिक्यूशन के जो सजा कराते हैं जी। अब इसमें आप देखिए कि ये आदमी 60 बार जुर्म करता है, 60 बार इस पर मुकदमे कायम होते हैं, पुलिस चार्जशीट लगाती है, जांच करती है, और इसके बावजूद अगर ये जमानत कराकर बार बार आता है, अगर कायदे से सही न्याय हो गया होता तो कई बार इसको आजीवन कारावास और फांसी हो चुकी होती। और अभी तक हमारे आपराधिक दंड प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन की अब जरूरत महसूस हो रही है कि इनको बार बार ऐसे पेशेवर हिस्ट्री सीटर अपराधियों को जमानत क्यों दे दी जाती है, उनको ऐसी सजा क्यों नहीं होती कि जिसकी वजह से लोग लेसन पाएं। और तीसरा, इनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जानी चाहिए ताकि ये अपने धन बल से और जन बल से को गुमराह न कर दें। ये इस तरह की व्यवस्था पुख्ता लागू की जानी चाहिए। शुक्ला साहब, आपसे दो बात समझना चाहता हूं। आपने कहा कि कानून के संदर्भ में खामी है, इन्हें जमानत कैसे मिल जाती है, ये छूट कैसे जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं। एक तो सवाल यह है, पर जो कानून इतना लाचार बता रहे हैं, जिस कानून को इतना असहाय आप जाहिर कर रहे हैं, वही कानून 24 घंटे के अंदर जब ऐसा हत्याकांड को उस अपराधी के द्वारा अंजाम दिया जाता है तो उसके पूरे घर को ढहाने के संदर्भ में, गाड़ियों को रौंदने के संदर्भ में कहीं लाचार नहीं दिखता है। ये विरोधाभास है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? ये प्रतिशोध की कार्रवाई कर अधिकार, ये अधिकार संपन्नता अचानक कैसे आ जाती है पुलिस के पास? देखिए, हो सकता है गाड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सजा देने का अधिकार शासन प्रशासन पुलिस किसी को नहीं है, जमानत का अधिकार किसी को नहीं है। इस पर चर्चा करके आपराधिक कानून को और मजबूत बनाने की जरूरत है। जी, कानून को और मजबूत बनाने की जरूरत है, यह आपका कहना है। लेकिन मैं एक और प्रश्न पर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उस दौर में कहीं ना कहीं आपको भी संज्ञान में रहा होगा जिस समय पर थाने के अंदर इस व्यक्ति के द्वारा हत्या करने का आरोप लगा था, वो भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ में, तब भी ये व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। इसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं आप बतौर पुलिस अधिकारी? केवल कानून को, या आपको लगता है कि पुलिस के अंतर्गत भी इतने लाचार, कमजोर और कायर लोग इकट्ठे हो गए हैं जो थाने के अंदर वारदात होने के संदर्भ में भी कुछ ठोस करके नहीं अंजाम दे पाए? से प्रयास करते हैं। अब आप सोचिए, मैं तो बात करता हूं तो पुलिस के लोग कहते हैं कि जैसे मेंढक डाला जाता है इस तरह से हम लोग अपराधियों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजते हैं, लेकिन अपने धन बल का इस्तेमाल करके और वकीलों की फौज खड़ी करके वो फिर से जमानत करके आ जाते हैं और क्राइम करने लगते हैं। इसलिए जड़ में जाइए बात की, जड़ में जब तक आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार नहीं होगा तब तक ये कोई समाधान नहीं हो सकता। जब तक प्रणाली में सुधार नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं तकरीबन 35 साल की सेवाएं देने के बाद में सूर्य प्रकाश शुक्ल जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी रहे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। जस्टिस एसआर सिंह साहब हमारे साथ हैं और पूरी बातचीत के निचोड़ में सिंह साहब, कटघरे में आज आप ही आ गए हैं। आप लोग जमानत दे देते हैं, आप लोग गुंजाइश छोड़ देते हैं, व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी है जिसका नतीजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस असहाय है, ऐसा शुक्ला जी बता रहे हैं। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप इस बात से? देखिए, अदालत की तो आंख पे पट्टी लगी रहती है, आप देखते होंगे जी। वो तो जो कागजात के सबूत या कानून से दिखता है वो फैसला करता है जी। अदालत कोई तस्वीर गवाह तो बनती नहीं जी। आप बताइए, कितने ऐसे आदमी हैं हमारे बीच नागरिक जो हैं जी, जो इस तरह के अपराधियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार जी। तो ऐसी ये घटना ऐसी है जिसमें शासन प्रशासन और अपराधी का सीरियस नेक्सस मालूम पड़ता है जी। ये मिले हुए हैं, वरना एक कोई व्यक्ति इतनी रातों रात इतना बड़ा हत्याकांड नहीं कर सकता जी। और उसको जैसा आपने बताया कि थाने के अंदर कुछ
शुक्ला को मार दिया, छूट भी दिया, जी इसमें कहीं न कोई हमारे आपकी सबकी जिम्मेदारी जी एक नागरिक की हैसियत से भी ऐसा तो नहीं है कि लोगों को मालूम न हो जी इतना बड़ा अपराध करता है उसके इर्द गिर्द के लोग, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। जी अब वो कुछ भी वजह हो सकती है, उनकी अपनी सुरक्षा की वजह हो सकती है। जी ये ऐसा मामला है तो बहुत ही सीरियस मामला है जी और मेरा ये मानना है कि इस मामले में जांच हो जी तो जांच हाईकोर्ट उसको मॉनिटर करे। जी चाहे आप एसटीएफ से जांच कराइए, चाहे नॉर्मल पुलिस से, लेकिन मस्त ही मॉनिटर किया जाए जी क्योंकि इसमें सबका, जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि पुलिस के लोग ही मुखबिरी किए हैं, जी तो ये कोई मामूली बात नहीं। जी इसलिए ये अपराध नेक्सस भी है और शासन का फेलोर भी। जी इस तरह घटनाएं हो जाए, किसी को पता न चले, जी ये बड़ा गंभीर बात है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पर सिंह साहब, मैं थोड़ा आपको विषय को और विस्तार देने का अनुरोध करता हूं। हमारी चर्चा के केंद्र में विकास दुबे नहीं है। इस प्रकार के गैंगस्टरों का विकास कैसे होता है, ये हमारी चिंता का और चर्चा का विषय है। आपसे जानने का विषय है कि इसी देश के अंदर तमाम अपराधी ऐसे हैं जो मात्र जेब काटते हैं और कई कई सालों तक जेल के अंदर ही सड़ते रहते हैं, जमानत नहीं मिलती। और उसी देश के अंतर्गत हत्या के आरोपियों को जमानत हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने भर में मिल जाती है। वो बार बार हत्याएं करते हैं, अरेस्ट होते हैं और जमानत पर छूटकर फिर अगले अपराध के लिए प्रेरित होते हैं। विरोधाभास है। जो बात कह रहा हूं बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा हूं। जेब काटने के संदर्भ में जिन लोगों के खिलाफ मामले हैं वो 3-3 सालों से जेल के अंदर बंद हैं। उस अपराध में उतनी सजा नहीं है जितने साल वो जेलों में काट जाते हैं। और हत्या जैसे संगीन अपराधों में जो लोग लिप्त पाए जाते हैं, बार बार पाए जाते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। इसके संदर्भ में भी आप जैसा कानूनविद, वरिष्ठ न्यायाधीश रहा हुआ शख्स यह कहेगा कि पट्टी बंदी हुई है। हत्या जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति या और गंभीर किस्म के अपराध करने वाले व्यक्तियों को जो जमानत मिल जाती है जी, उसके 1000 कारण हो सकते हैं। कोई इसमें अदालत का कोई हम नहीं कर सकते कि अदालत जानबूझ के कोई जमानत कर देती जी तो केस के जो वाकयात होते हैं, जी उस वाकयात के आधार पर जैसे शहादत इकट्ठा होती है, उस शहादत के बेसिस पर अदालत निर्णय लेती है, प्राइमा फेसी केस देखती है जी जमानत के लिए। जी और जमानत हो जाती है तो बाद में छूट भी जाते हैं, गवाह नहीं मिलते। जी अदालत बिना गवाह के फैसला नहीं कर सकती है। जी ऐसा आप कह रहे हैं पुलिस ने मकान ढहा दिया जी तो अदालत तो नहीं ऐसा कर सकती बिना सबूत के भी किसी की फांसी लगा दे। जी इसलिए ये कानून में परिवर्तन भी होना चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए और समाज का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जी समाज में जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, जी सहयोग नहीं मिलेगा समाज का, जी तब तक कोई व्यवस्था जो है वो इस तरह की घटना नहीं रोक सकती। मेरा ये मानना है कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, जी यानी जिम्मेदारी जितना शासन प्रशासन की बनती जी है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कानून में खामियां हैं, कानून में समय समय पर संशोधन होता है। जी एंटीसिपेटरी बेल उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन फिर लागू कर दी गई। जी उन लोगों का होता है, प्रेशर ऑफ वर्क हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोग डायरेक्ट मुकदमे करने लगते हैं, जी करने लगते हैं। ये सब बातें हैं, तमाम चीजें हैं, इसमें से बहुत गंभीर चिंतन की बात है। गंभीर चिंतन की बात सिंह साहब भी मान रहे हैं। मैं सिंह साहब के पास वापस आऊंगा। कनक तिवारी जी से इस विषय पर पूछने के लिए मेरे पास कई सारे सवाल है, लेकिन मैं पहले के उपाध्याय साहब के पास चल रहा हूं। उपाध्याय साहब, और इस गठजोड़ के संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहता हूं। बड़ी सहजता से आपने बात सुनी बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कनक तिवारी जी की, उन्होंने तो कई सारे पैमाने गिना दिए। जब हम पुलिस अधिकारी रहे सूर्य प्रकाश शुक्ल जी के पास में आए तो उन्होंने अपनी लाचारी बताई कि अदालतें ऐसा कर देती हैं, पुलिस वाले क्या करें। अदालत के संदर्भ में बात कर रहे जज साहब से, तो जज साहब ने कहा कि हाँ, कानून में कुछ सुधार की गुंजाइश तो है, पर समाज की भी जिम्मेदारी और पहली जिम्मेदारी कानून शासन की है। कुल मिला के ठगासा अगर कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है तो वो आम नागरिक है जो समझ नहीं पा रहा है कि इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है। उपाध्याय साहब समझ पा रहे हैं? इसमें मैं एक मुख्यमंत्री हुए हैं कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश जी वो ये कहते थे कि शासन इकबाल से चलता है जी और मुझे लगता है कि इकबाल कहीं ना कहीं कम हुआ है शासन जी। और इस वजह से इस तरह के जो ये विकास दुबे एक सिंबल है, जी। लेकिन ऐसे कई यहाँ पे माफिया है
सक्रिय हैं, यहाँ तक कि ऐसे माफिया भी हैं जी। जो जेल से अपनी समानांतर सत्ता चलाते हैं, वसूली करते हैं, अपहरण करते हैं, जी। ठेके ले रहे हैं, जी। उनके लोग ठेके लेते हैं। जी तो ये फलते फूलते सब राजनेताओं के उसमें है। जी। आप देखिए विकास दुबे ने 2001 में थाने के अंदर घुस के भरी भीड़ के अंदर जी। संतोष शुक्ला का मर्डर किया था, हत्या की थी। जी उसके बाद वो बरी हो गए क्योंकि थाने के ही सिपाहियों ने वहां गवाही देने से मना कर दिया। जी। पुलिस वालों ने वहां गवाही नहीं दी। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस वालों ने अपना लास्ट में सब कुछ बदल गए। जी। तो पूरी ये कहना कि कानून होती है, कानून तो फैक्ट पे चलता है। जी। वहां जब हत्याकांड होता है या कोई भी वारदात होती है, वहां जज मौजूद नहीं होते, जी। वे फैक्ट देते हैं। जी। मैं ऐसा समझता हूँ। जी। उसके बाद दूसरी सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की, जब ये बरी हो गए तो इनको राजनीतिक संरक्षण मिला जी। और बहुजन समाज पार्टी को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, जी। लेकिन फिर वो अपील करने नहीं गई। जी। तो सवाल यह है कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इनकी पत्नी ब्लॉक अध्यक्ष चुनी जाती है, प्रधान इनकी मर्जी से चुनता जी। है। जब इनके परिवार के लोगों ने प्रधान का चुनाव लड़ा, किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की, निर्विरोध चुनाव लड़ा। जी। ये रॉबिन हुड की तरह काम करने की कोशिश करते हैं जी। कि गांव में जो है जमीनों पे कब्जा करते हैं जी। और उसके बाद जाति की राजनीति करते हैं। इनको राजनेता को संरक्षण मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 घंटे पहले इनको पुलिस की दबिश की सूचना मिल गई और वहां के थानेदार ने दी है ये सूचनाएं। जी। तो पूरा और थानेदार उससे पहले इनके पास बैठ के गया है। जी। तो ये पूरा नेक्सस काम करता है। और आज भी अंदरूनी खबरें ये हैं कि ये जी। फरार हो गया है, भाग गया है, और जी। इसको भगाने में मदद अगर कोई किसी ने की है तो पुलिस के इसके जो लोग थे उन्होंने की है। जी। आज पुलिस ये सिरदर्द बन गई है। ठीक है कि यहाँ की सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, उस पर सवाल उठ सकते हैं कि इन्होंने मकान ढहाए, गाड़ियां ध्वस्त की, वो एक अलग विषय है, लेकिन इकबाल कायम करने की कोशिश की जा रही है। आज एक भदोई में मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, नोएडा में अपराधियों की संपत्तियों की, लेकिन ये देर हो रही है। विकास दुबे के बाद चेते हैं। अगर ये सब कार्रवाइयां पहले होती तो मुझे लगता है कि विकास दुबे, इसमें 60 मुकदमे कायम थे विकास दुबे पे, और ये बाहर था। कैसे बाहर था? 60 मुकदमे कायम थे, फिर भी बाहर था। कैसे बाहर था, इसी का उत्तर लेके मैं कनक तिवारी के पास जाऊंगा। लेकिन हमारे साथ में पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी बिहार में चर्चित किरदार हैं, 5 बार सांसद रहे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से रहे हुए हैं, निर्दलीय विधायक का चुनाव जीतते हैं। पर जिन सवालों पर हम बात कर रहे हैं उन सवालों के घेरे में खुद पप्पू यादव जी भी रहते हैं, और पप्पू यादव जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पप्पू जी, ये बड़ा आरोप राजनेताओं के संदर्भ में कि अपराधियों को संरक्षण देकर वह अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति करते हैं, टिप करने जा रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है, पर आपसे एक सवाल फिर से दोहराता हूं। आप इस बात पर तो सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें पैरोल पे कैसे छोड़ दिया गया, आप गवाही के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे यह सवाल किया था कि हत्या के मामले में जमानत हफ्ते भर में, 15 दिन में और महीने भर में मिल जाती है लोगों को, जेब कतरी के संदर्भ में साल साल भर तक जमानत नहीं मिलती। यह अंतर है हैसियत का, चाहे वो वकील की हो चाहे अपराधी की। इस संदर्भ में क्या कहते हैं कनक तिवारी? देखिए, जमानत का एक कानून बना हुआ है जो अंग्रेजी कानून से हमने उधार में लिया है जी। हर मामले की जमानत का तथ्य अलग होते हैं, उसका कोई जनरलाइज साधारण कानून नहीं होता जी। अगर मुझे कहने की इजाजत है तो भीमा कोरेगांव के केस में जमानत तो नहीं हो रही है जी। बहुत से ऐसे मामले जिसमें जमानत तो नहीं हो रही है जी। लेकिन हत्या के मामले में जमानत देने में पुलिस का भी हाथ होता है। अदालतों को दोष नहीं दिया जा सकता हर मामले में। जी। अदालत के सामने तो तथ्य लाए जाएंगे। अभी कई ऐसे मामले हैं, देवेंद्र सिंह को जमानत कैसे मिल गई? जी। अगर पुलिस वाले मामला ही पेश नहीं करेंगे, समय पर जांच नहीं करेंगे, केस डायरी पुटअप नहीं करेंगे, तो जज के सामने तो कई मामलों में ऐसा है कि 60 दिन में अगर रिमांड नहीं हुआ, चालान पेश नहीं हुआ, 90 दिन में चालान पेश नहीं हुआ, तो उसको जज को जमानत देनी पड़ती, जज कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में तो संशोधन किया है कानून में जी। कि जो 2 महीने या 3 महीने में रिमांड देना है उसमें साल भर का समय ले लिया गया है जी। उसमें अदालत की कार्रवाई को गोपनीय करने का भी कानून संशोधन कर दिया गया है जी। उसमें बहुत से संशोधन। उत्तर प्रदेश में जितने कड़े कानून हैं उतने भारत में हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या मध्य प्रदेश में नहीं है। उनका कानून का पालन वहां की सरकार नहीं कर रही है। ये सीधे सीधे राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है। ये राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है, ये कहना है कनक जी का। लेकिन पप्पू यादव जी बहुत देर से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। पप्पू यादव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक बात समझिए, अभी देवेंद्र की चर्चा आई जी। इतने बड़े आरडीएक्स केस में, और जिस पर पुलवामा के भी कई सारे सवाल उठ रहे थे जी। उनको आपने चार्जशीट नहीं किया, वो बेल हो गए। जी। इन्होंने कहा
कि देखिए जिस केस में मीडिया ट्रायल होती है ना, जी न्यायालय को पट्टी पीछे में पट्टी बंधी रहती है, जी आप मीडिया ट्रायल नहीं देख सकते हो। जी आप जिसमें मीडिया ट्रायल होता है पर होता है, चाहे वो बाबा का हो, आसाराम का हो, कई सारी चीजें हो, जी वो आप तो आपको दिख जाती है। जी जिस केसों में मीडिया ट्रायल रुक गया, जी या जिसको अब देवेंद्र के मामले में मीडिया ने कहीं सवाल उठाया क्या? जी आपको लगा आज तक इतनी बड़ी घटना घट गई, मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया? जी जहां तक पैसे का अकूट संपत्ति विकास दुबे के पास ही नहीं है। जी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है, जी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। जी अब और भी आप जितने पॉलिटिशियन को ले लो, जी अरबों खरबों पति है, जी करोड़पति है, जी तो कानून किसके लिए लगना चाहिए? जी आप हमको बताइए ना। सिर्फ ये जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जी और जब उसके पास एक साइकिल नहीं होता, चुनाव के पहले प्रधान जीते हैं, उसके बाद स्कॉर्पियो और अकूट संपत्ति, जी तो ये अकूट संपत्ति अर्जित करने की जो रास्ते तय है पॉलिटिशियन का, 100 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करते हैं, जी। बड़े बड़ी अट्टालिका बन जाती है, जी। बड़े बड़े मॉल होते हैं, मर्सिडीज से लेकर दुनिया की सारी गाड़ियों पर ये पॉलिटिशियन, तो ये 5 सालों में अरबपति कैसे हो जाते हैं? जी। और अब वकील साहब ने कहा तो वकील साहब बाइकआउट कर दे, जी ना लगे हिवियस क्रिमिनल का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपया, आप जितना ऊपर जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 40 लाख 30 लाख 50 लाख, जो लूट करके पैसा लाया जी। वो तो 50 लाख देगा, जी वो बेल देगा, जी वो कई सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो पक्ष रखा जाता है वकील साहब के द्वारा जी कि ये पक्ष है। जी अब आप भी जानते हैं कि क्या कानून कहता है, जी किस चीज को वो देख रहा जी। है, उसका अब एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठा है, जी वो भगवान से कम नहीं है, जी। उनकी कलम चल जाए तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। जी अब सवाल उठता है कि हम भी इसी समाज के लोग हैं, अखबार पढ़ते, जी टीवी पढ़ते, जी। हमारी रिश्तेदारी है, बेटी की रिश्तेदारी है, बेटे का रिश्तेदारी है, जी हम भी कहीं कहीं किसी न किसी परिवार, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी क्या हम जो न्याय की बात करते हैं, क्या हम प्रभावित नहीं होते? जी क्या अखबार माइंड सेटअप को नहीं करता है? जी। अब विकास, अब मुख्यमंत्री जी जी। यदि एक अपराधी को कास्ट के आधार पर आप कलमा दीजिए, उसको आप पूरी की पूरी तवज्जो दीजिए, और दूसरी तरफ आप किसी एक वर्ग समाज की अपराधी को टारगेट कीजिए, जी। तो ऐसे में समाज का भी बाइफर्केशन होता जी। है, और अपराधी को समाज की पूरी ताकत भी मिल जाती है, और फिर ऊपर से नीचे तक जाति के आधार पर जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, वो निश्चित रूप से आप देखिएगा उसको कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है, बरी हो जाते हैं। क्या कारण है कि थाने के सिपाही जी। दवाई देने से गए, वो नहीं गए? जब आम आदमी की बात मत जी। करिए, आप थाने की सिपाही की बात जी। करिए। अब नेताओं की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती है? जी क्यों इतने पैसे लूट होते हैं? जी अब सबको लगता है कि पैसे के माध्यम से हमको एमएलए एमपी बनना है। जब तक हम जात का आइकॉन नहीं बनेंगे, एमपी एमएलए नहीं हो सकते। जी हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम एमएलए एमपी नहीं हो सकते। जी। हम जब तक दंगा नहीं करेंगे तो हमको कोई टिकट नहीं मिलेगी। जी। टिकट का मानदंड कास्ट हो गया, जी। मजहब हो गया, जी। जाति हो गया, लॉयर नहीं है। जी। तो वकील साहब कनक जी सही बोले उन्होंने, जी। लेकिन क्या बलात्कारियों का केस वकील नहीं लड़ता? जी हीनियस लड़ता, क्या उसकी बात नहीं की जाती है? जी हीनियस क्राइम, क्या जी। विकास दुबे के लिए वकील खड़े नहीं होंगे? जी क्या क्या वकील साहब को पैसा नहीं चाहिए? बड़ा अब जो मौलिक मैडम- प्रश्न उठा रहे हैं पप्पू यादव जी। कनक जी कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने आपके कहे पर आक्षेप किया, उनके जानने में दिलचस्पी है, गंभीर मामलों में जो आरोपी है पता होता है वकीलों को किसने ये कर्म किया हुआ है, इसके बावजूद भी खड़े हो जाते हैं। बात समाज के संदर्भ में करें, क्या कहेंगे कनक जी आप?
इसका सीधा उत्तर ये है, ये एक तरह की नैतिकता का सवाल दंड प्रक्रिया संहिता और अपराध संहिता से अलग उठ के उठाया जा रहा है। जी हमारा भारतीय दंड विधान, हमारा संविधान ये कहता है जी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाए। जी हमारा विधान ये भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिरक्षा का अधिकार है। जी अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो सरकार के खर्च पर उसको प्रतिरक्षा का अधिकार या वकील उसको मिलेगा। जी तो एक न्याय की प्रक्रिया से गुजर कर अगर आदमी को सजा मिलती है या वो छूटता है तो हम उस प्रक्रिया का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उससे अलग नहीं जा सकते। जी अगर ये वकीलों के लिए एक कटाक्ष कर दिया जाए कि कैसे वकील को मालूम होगा कि वो पहले से अपराधी है, पहली बात तो ये तय नहीं होती। जी। हो सकता है वो अपराधी ना हो जी। या किसी परिस्थिति के कारण उसने अपराध किया हो जिससे छूटने की उसकी संभावना कानून में बनती हो। जी इसके साथ साथ ये भी तो कहा जा सकता है कि नेता उनको अपने गले से क्यों लगाते हैं। जी क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं को या बिहार के नेताओं को या कहीं के नेताओं को, जी केंद्रीय नेताओं को जी। ये पता नहीं कि ये कौन अपराधी है, जी। वो किसके चरणों में बैठते हैं, जी। किससे प्रसाद ग्रहण करते हैं, किसको छुड़ाते हैं, किसके लिए जा करके जजों से मिलते हैं। ये जी। तो अब कुछ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जी। तो अगर वकील अपने कर्तव्यों का आचरण करता है जो संविधान सम्मत है, जी अनुच्छेद 21 में 21 में लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की, गरीब से गरीब व्यक्ति की गरिमा और उसका जीवन जी वो बिना कानून की प्रक्रिया के छीना आता नहीं हूं पप्पू जी जाएगा। आपके पास। जी तो अगर वो मान लीजिए इस तरह से ये उनका लोगों को बचाने का या अच्छा इसके खिलाफ सरकारी वकील भी होते हैं, वकील एक ही तरफ तो नहीं होते। जी सरकारी वकीलों का फर्ज है कि वो अपना मामला इस तरह पुख्ता तौर पर पेश करें जी कि छूटने की कोई गुंजाइशें न रहें। इस देश में सजाएं भी होती हैं, इस देश में ऐसी भी सजाएं होती हैं कि सजाएं हो या ना हो उनको जमानत नहीं मिलती। आशाराम जी का नाम किसी ने लिया, बापू का। आशाराम बापू को जमानत कहाँ मिल रही है? जी इसी तरह के बहुत से बाबाओं को जमानत कहाँ मिल रही है? जी। तो अदालतों को केवल दोष नहीं दे सकते, प्रक्रिया को दोष दे सकते। करण जी, आप जितनी भी बात कहे किताबी आधार पर तो आपके तर्कों के संदर्भ में कोई सानी नहीं, लेकिन मैं जो आपसे उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं वह आपका जो इतना लंबा अनुभव है, सामाजिक अनुभव भी और कानूनी अनुभव भी, क्या आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं कि जो कुछ भी हमारी प्रक्रिया है, जो कुछ भी हमारी कानून व्यवस्था है वो पर्याप्त है और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है? या आपको लग रहा है कि वाकई एक बड़े कदम की जरूरत है? मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, संविधान पर मेरी 4थी किताब आ रही है, 3 में लिख चुका। मैं तो अंग्रेजों की इस जूठन को चाटना नहीं चाहता। जी हमारे देश में जिस तरह की न्याय व्यवस्था है, जिस तरह की न्यायपालिका है, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना भी हमने छोड़ दिया है। त्राहिमाम करते रहते हैं। ये लचर कानूनी व्यवस्था देश में किसी आदमी का काम की नहीं है, इससे सड़ांध आ रही है। हमारे एक बहुत बड़े मित्र ने जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत पहले 1967 में लिखा था कि कानून की जो न्यायपालिका की स्थिति भारत में है, हमारी गंगा नदी में टेम्स का पानी है जी बदबूदार पानी आ गया हमारे यहाँ। हम इस न्याय व्यवस्था को, लचर न्याय व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे बहुत से जजों को तो कानून की जानकारी तक नहीं होती है, उनका चयन तक गलत होता है। वो भ्रष्टाचार के भी कारण आते हैं, कमजोरी के कारण भी आते हैं, जान पहचान के कारण भी आते हैं। तो बिल्कुल इस व्यवस्था के हम सख्त खिलाफ हैं, इस व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। कनक जी एक बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के रहते बहुत उम्मीद कैसे कर सकते हैं और इसमें बदलाव की जरूरत वो बड़े स्तर पर महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव जी बीच में कुछ दखल देना चाह रहे थे, हो सकता है कि जो वो कुछ कहना चाह रहे थे कनक जी ने जो कंक्लूड किया है उससे उनकी भी सहमति हो गई हो। जी पप्पू जी। सर मैं एक बात बोलूं जी कि लॉयर के लिए और कोई सीआरपीसी नहीं है जी कि जो गांव जो सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर फंसाए जाते हैं, जेल में होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होता, जी 7-7 10 साल तक वो जेल में रह जाते हैं। जी ये आप जो एपीपी और पीपी होता है, आपने कभी उनके आचरण को देखा है? एपीपी पीपी सरकार बनाती है, सरकार जो तय करेगी वो एपीपी की भाषा होगी। वो लॉ वो उनकी पूरी आंखें होती हैं, उसमें कई बात नहीं है। जी उन्होंने कहा, आचार मैंने पहले ही कहा, जो मीडिया ट्रायल होती है जी वो उन चीजों से बहुत सारी चीजें बचना होता है। हर लोग बच जाते हैं, अपने परसेप्शन को जिंदा रखने की बात करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन सवाल ये नहीं है। उन्होंने कहा कौन से नेता किसके पास, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। समाज में क्या ये जो नेता लोग हैं ये वोट मांगने कहाँ जाते हैं? समाज आज तक तय कर ले कि मुझे जाति के आधार पर
आरक्षण के आधार पर जी। जब चुनाव आता है तो आरक्षण, जब चुनाव आता है तो ईद बकरीद, जिग्नेश पट्टेदार, जी। अल्पेश जिन्ना, जी लिंगायत लिंगायत, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंडल से मंडल, ये आरक्षण, ST SC, ये आप विकास और अच्छे मुद्दों पर ही भारत में चुनाव कराओगे, जी तभी चुनाव नहीं। जब आप ऐसे मुद्दों को लाओगे जी तो क्या होगा भारत का, भारत के एजुकेशन का, जी भारत की इकोनॉमी का, जी भारत की संस्कृति का। जी। आप जो कान दुबे को मुद्दा बना रहे हो, जी एक कान दुबे नहीं है, जी और उत्तर प्रदेश में जी हर घर विकास दुबे को सरकार जन्म दे रही है। ये सिस्टम बहुत बड़ा आरोप, लेकिन कटु सच्चाई पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि राजनेता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार के प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य इस प्रकार के लोग था। जो हमारा विषय है गैंगस्टर का विकास क्यों, तो उसका मूल कारण जो निकल कर आ रहा है वो है राजनेताओं की अपनी अपेक्षाएं, अपने उद्देश्य, जिसकी पूर्ति में इस प्रकार के लोग मददगार बनते हैं। लेकिन मैं जज साहब के पास में एक बार फिर चलता हूं, यथार्थ सिंह साहब के पास में, और उस मौलिक प्रश्न को फिर से दोहराता हूं। सिंह साहब, इसका उत्तर मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है कि छोटे केसेस के अंतर्गत, जैसे कनक तिवारी का आशाराम बापू को जमानत नहीं मिली, पप्पू यादव जी बता रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल के आधार पर फैसले निकलने लगते हैं, लेकिन छोटे केसेस में जमानत नहीं मिलती। लेकिन जो लोग हत्या जैसे गंभीर मामलों के आरोपी हैं, उनको अगर चार्जशीट नहीं प्रस्तुत हुई तो इस आधार पर जमानत दे दी जा रही है। बड़ा आसान रास्ता नहीं है कि पुलिस में इतनी सेटिंग कर लो कि चार्जशीट नहीं आएगी और इस आधार पर जमानत मिल जाएगी। देवेंद्र सिंह का उदाहरण सामने है, गंभीर मामला तो भी जमानत पर है। कहां गुंजाइश देख रहे हैं जज साहब आप? देखिए हिमांशु जी, जी आपका जो संविधान है जी वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी जी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जी तो जो जी हाँ, तो ये जो प्रोसीजर है, जी ये कानून जो संविधान जो है सर्वोच्च कानून का वो है, जी उसके तहत ही सारे कानून बनते हैं। जी जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मैं इसमें बड़ा विस्तृत गहन, हाँ नहीं, आपकी आवाज सुनाई जी। दे रही है। जी जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास जी दुबे का जो जी ये आवाज का रिबाउंड हो रही, आपकी आवाज ठीक आ रही है? विकास दुबे का जो मामला है, जी ये मामला हम चाहते हैं, हम देखिए कनक तिवारी जी ठीक कहते हैं कि मजिस्ट्रियल जांच का कोई उसके बस की बात नहीं है जी। एक बात, दूसरे इसमें जो भी जांच हो उसका दायरा बढ़ना चाहिए। दायरा ये बढ़ना चाहिए कि इसमें जिन राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिला है इनको या इस तरह के और लोगों को मिल रहा है जी वो भी इस दायरे में आवे। जी और वो दायरा में ये जांच तभी हो सकती है जब इस तरह की व्यापक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग, यानी हाईकोर्ट मैं कह रहा हूँ, कोई रिटायर्ड जज की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, हाईकोर्ट इसको मॉनिटर करे और ये पता लगाया जाए कि भाई इस तरह के अपराधियों को संरक्षण कहाँ कहाँ से मिल रहा है, शासन से मिल रहा है, प्रशासन से मिल रहा है, या इस तरह के प्रभावशाली लोगों से मिल रहा है, उसका पूरा पता लगा करके तब इसका जो है इसके बारे में कोई कानून विस्तृत बनाया जाए। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हुआ है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन हुआ है कि वो ये जो पार्टियां टिकट देती हैं वो बतावें कि किस कैंडिडेट के खिलाफ कितने आपराधिक मामले क्यों टिकट दिया गया। ये जब संशोधन तो हो रहे हैं, सुधार भी हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मामले को, ये जघन्य अपराध इसका जो हुआ है तो हुआ है, लेकिन इसके जांच का दायरा बढ़ा करके पता लगाया जाए तो कौन कौन से सत्ता के लोग हैं जिन्होंने इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया है। जिन लोगों ने इसको संरक्षण दिया है, सिंह साहब इस बात पर कायम है कि विकास दुबे के संदर्भ में जो लोग संलिप्त थे उनके नाम सामने आने चाहिए। लेकिन हम अपने विषय को विकास दुबे तक सीमित रखने के लिए नहीं है। मैं आखिरी बातचीत के लिए चलता हूं कनक तिवारी जी के पास। और कनक जी, आपसे समझना चाहता हूं, ये इतने कानून के संदर्भ में दाव पेच बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था ऐसी है। ये कौन सी व्यवस्था है कनक जी कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं हत्या के मामले में, वकील को भी पता होता है,
मुलजिम को भी पता होता है कि जमानत नहीं मिलनी है, वहां से जमानत खारिज होती है, हाई कोर्ट में लगाता है, जमानत लेके बाहर आता है। थोड़ा रोशनी डालेंगे साहब। मामला एक ही था, पता था जब लगाया डीजे में खारिज होगी, हाई कोर्ट से मिल जाएगी। संविधान वही है। के लिए नहीं कहा जा सकता, इसको साधारणीकरण नहीं होगा। कभी कभी किसी छोटे मामले में ये मैं साधारणीकरण नहीं कर रहा हूं, आपका जो इतना लंबा वकील के तौर पर तजुर्बा है और मैं भी जो उठता बैठता रहता हूं और उसमें जो देखता हूं उसके आधार पर आपसे बात कही है। आप खारिज करना चाहे, बड़े हैं, कर सकते हैं, पर आप भी जान रहे हैं कि सत्य के बहुत करीब ही कह रहा हूं। बैठाते हुए दोनों को मैं तजुर्बा परोस रहा हूं जी। कई बार ऐसे मामले होते हैं जिसमें जमानत मिलनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजी कानून का एक सिद्धांत भी है, जज साहब इस बात को समझते हैं, पुलिस के अधिकारी भी समझते हैं, सबको आता है जी कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है, बेल जो है वो रूल है जी। हमें अधिक से अधिक लोगों को जमानत देनी चाहिए, लेकिन ट्रायल में सख्ती बरतना चाहिए। आज ये हो गया है, जैसा पप्पू यादव जी ने ठीक कहा, मीडिया ट्रायल के कारण जो कुछ होता है वो मीडिया ट्रायल में हो जाता है और कई लोगों के साथ अन्याय भी हो जाता है जी। जमानत देने का कानून एक संतुलित कानून है, उस संतुलित कानून के हिसाब से जमानत होनी चाहिए। लेकिन हाँ हिमांशु जी, भारत एक गरीब मुल्क है, यहाँ झूठे मुकदमे में लोग फंसाए जाते हैं, यहाँ पुलिस का चरित्र संदिग्ध नहीं होता, ऐसा हम नहीं कह सकते। उनके पास वकील रखने का पैसा नहीं होता, उनको अच्छे वकील नहीं मिलते, और लीगल एड या सरकारी सहायता के नाम से जो वकील दिए जाने की परिपाटी चली है देश में बहुत दिनों से, उसमें वो वकील मिलते हैं जिनको बहुत कम फीस मिलती है और कोई काम नहीं होता तो खड़े होते हैं बिना किसी तैयारी के। जी। वकीलों की जिम्मेदारी और न्यायपालिका की जिम्मेदारी से मैं रुखसत नहीं हो रहा हूं, उनको मैं बरी नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन जमानत मिलना या नहीं मिलना केवल न्यायपालिका और वकीलों की पैरवी पर निर्भर नहीं होता। पप्पू यादव जी ने ठीक कहा और मैं भी उस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तो इसी काम में हूं कि सरकारी वकीलों का भी चरित्र जो होता है नीचे से ऊपर तक, उसका भी बहुत बड़ा उसमें हिस्सा होता है। तो इसलिए इस देश में ये कहना कि हर व्यक्ति को जमानत के मामले में सही न्याय मिल रहा है, मैं इस बात को नहीं मानता। आप तो जानते हैं, मैं संक्षेप में 2-4 वाक्य में बताऊं कि मैं तो गांधीवादी हूं। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की प्रसिद्ध किताब में लिखा है कि इस देश में अन्याय अगर जो हो रहा है उसको लाने में सबसे बड़ा योगदान हमारी न्यायपालिका का है। उस समय विधायिका तो थी नहीं, कार्यपालिका तो हमारी नहीं थी, न्यायपालिका में वकीलों और जजों का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो पप्पू यादव जी ने कई तरह के उदाहरण से उठाया, मैं उसको समर्थन देता हूँ राजनीतिक समझ के हिसाब से। हिमांशु जी, एक बार आपको डिबेट कराना पड़ेगा एक खास मुद्दे पर। हमारी विधायिका का चरित्र हरण हो चुका है, चरित्र का क्षरण हो चुका है। इस देश में जिस मकसद से विधायिका को बनाया गया था कि वो पढ़ लिख कर लोगों के लिए कानून बनाएगी, अब तो वो ब्लू फिल्में देखने में व्यस्त है, वो थिएट्रिकल चीजों को करने में व्यस्त है और वो विधायिका अपना काम भूल गई। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस देश के सांसद और इस देश के विधायक सूबेदार हैं, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते। उनके इलाके में ठेके होते हैं कि यहाँ एसपी रहेगा, यहाँ कलेक्टर रहेगा, यहाँ तहसीलदार रहेगा, शिक्षक रहेगा, उसका बंटवारा होता है। पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है। इसलिए केवल उसके बहुत छोटे हिस्से को, त्रिभुज नहीं है हमारे देश में कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का त्रिभुज है। 2.5 इसके हिस्से हैं, एक तो कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और आधी न्यायपालिका है। अब तो न्यायपालिका का वो तेवर नहीं बचा जो 50 के दशक में, 60 के दशक में होता था। इसलिए हिंदुस्तान का जब चेहरा देखना होगा, उसका पूरा चरित्र देखना होगा, उसकी पूरी तस्वीर देखनी होगी। तो केवल उसमें वकील जमानत दिला देते हैं, ये मामला बहुत छोटा सा है। झूठे मामले बनाए जाते हैं, पूरी तौर से झूठे मामले एक नहीं कई बनाए जाते हैं। कन्हा जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है और आपने जो ये कहा है कि एक डिबेट और करनी पड़ेगी, जरूर उस विषय को लेकर जरूर आएंगे क्योंकि आपने बड़ा संजीदा मसले को छेड़ा है। देखिए, विकास दुबे के साथ में जो सवाल उठे हैं वो प्रश्न अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में है, क्योंकि समुचित उत्तर इस चर्चा के अंतर्गत भी निकल कर नहीं आया। सबने कोशिश की कि उसे जिम्मेदार ना ठहरा जाए, समाज के हर तबके ने, हर जिम्मेदार वर्ग ने कोशिश ये की कि वो आगे के ऊपर उसे टाल दे और आखिरी में समाज को ही खड़ा कर दिया कि समाज अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहा है, इसलिए ऐसे लोग प्रश्रय पा रहे हैं। लेकिन सच ये नहीं है, सच यही है कि जो जहां जिस जिम्मेदार जगह पर है वह अपने कर्तव्य पालन के प्रति उतना सचेत नहीं है। इसी के कारण से विकास जैसे लोग समाज में स्थान भी पा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सम्मान भी पा रहे हैं। निश्चित ही ये स्थिति बहुत खतरनाक है और इसे बदलना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। एक गंभीर मसले पर एक गहन चर्चा करने के लिए समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिया हुआ है
उन्होंने कहा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र ये मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र ये मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये एक कड़वी सच्चाई जो राहत इंदौरी की पंक्तियों के माध्यम से हम सबके सामने है। उम्मीद है कि इन पंक्तियों को आने वाले समय में ये देश खारिज करेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सदा प्रणाम।